हेलो बच्चों, आज हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाम से ही क्लियर है कि हमें प्रोबेबिलिटी को तब सॉल्व करना है जब कोई कंडीशन दिया हुआ हो। कोई कंडीशन दिया रहता है तो प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग यही सीखेंगे। और इसी के आगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आता है और उसके आगे बेस थ्योरम आता है। ठीक है, तो बेस थ्योरम का मतलब ही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है पूरा एंड तक हमें बेस थ्योरम तक पहुंचना है और बीच में एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम दिया जाता है। तो हमें सबको आपस में जोड़ना है, सारी बातों को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, जोड़ देना है। तो बच्चों और इसमें देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, ये कैसे लिखा जाता है, ए ऑब्लिक बी, ये सब भी हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले देखिए कंडीशन का फर्क क्या पड़ता है, कहां पर फर्क आता है। मैं डायरेक्टली बता सकता हूं पर एग्जांपल से बताऊंगा तुम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक बास्केट है, उसमें 6 बॉल रखी हुई है, लाल पीली नीली हरी ऐसे करके 6 बॉल रखी हुई है। एक बास्केट है, उसमें ये बॉल्स रखी हुई हैं अलग अलग कलर्स की। ठीक है, हम उसमें से एट रैंडम एक बॉल सिलेक्ट करें, या हमने किसी बच्चे से कहा जाओ बेटा उसमें से एक बॉल सिलेक्ट कर लो, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि वो रेड बॉल उठा के लाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल को सिलेक्ट करेगा वो बच्चा उस बास्केट में से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है। भाई 6 बॉल है और मैंने उस बच्चे से कहा कि जाओ उसमें से एक बॉल सिलेक्ट कर लो, तो हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि रेड वाली बॉल उठा के लाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। यहां तक तो ठीक है, यहां तो कोई कंडीशन ही नहीं है। अब कंडीशन कैसे आएगी इसके अंदर, अब हम लोग ये देखते हैं। देखो उसमें एक बैट है, मान लो मैंने एक छोटा सा बैट है, प्लास्टिक बैट है, मैंने उसको उसमें डाल दिया। ठीक है, 6 बॉल और एक छोटा सा बैट उसमें उस बास्केट में हमने डाल दिया। फिर हमने कहा उस बच्चे से जाओ बेटा उसमें से एक सामान उठा लो, कोई भी सामान उठा लो, तो हम लोग क्या सोचेंगे, वो रेड बॉल उठा के लाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, 1/6 नहीं होगा, 1/7 होगा, क्योंकि 7 ऑब्जेक्ट्स हैं ना उसके अंदर, 6 बॉल हैं और एक बैट है, तो कुल मिला के तो 7 चीजें हो गई ना, 1/6 नहीं होगा, ध्यान रहे, क्योंकि उसमें कुल मिला करके 7 सामान है। हमने उसको कहा है कुछ भी उठा लो, हो सकता है वो बैट उठा ले, हो सकता है वो बॉल उठा ले, तो कोई भी एक सामान उठाएगा तो 7 सामान है ना, 6 बॉल और एक बैट। ठीक है, तो रेड वाली बॉल उठा के लाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/7। ठीक है, 1/7 प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड वाली बॉल उठाए, क्योंकि 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर उस बच्चे के पास मैंने ये 6 बॉल और ये एक बैट रखा हुआ है और उस बच्चे से हमने ये कहा कि जाओ बेटा उसमें से एक सामान उठा लो। ठीक है, उस बच्चे को कहा कि जाओ उसमें से एक सामान उठा लो, उसके पास एक बैट पहले से ही था, उसके पास एक बैट पहले से ही, और हमने कहा कि जाओ उसमें से एक सामान उठा लो। ठीक है, तो अब ये बताओ बैट पहले से ही और उस बच्चे ने मन में एक कंडीशन बनाया कि वो बैट नहीं उठाएगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के अंतर्गत उसने मन में सोच लिया कि उसे बैट नहीं उठाना है, यार उसका बैट पहले से ही है ना, वो बैट उठा क्या करेगा, 2 बैट से खेलेगा, तो उसके मन में है कि वो बैट नहीं उठाएगा। इस कंडीशन के साथ वो आ रहा है। अब बताइए 6 बॉल्स हैं और एक बैट है और वो बच्चा यहां आ रहा है। अब बताओ इस कंडीशन, और ये कंडीशन हमें पता है कि वो बैट नहीं उठाएगा, उसने कंडीशन बना ली है कि वो बैट नहीं उठाएगा और ये सबको पता भी चल गया है। ठीक है, ये डिक्लेयर है कि जो है ये जो बात है क्वेश्चन में, इस तरह कोई भी चीज होती है वो डिक्लेयर्ड रहती है। क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन में लिख देते हैं कि कंडीशन ये है, तो हमें उस कंडीशन को फॉलो करना है। तो यहां पर वो बच्चा कंडीशन बना चुका है कि वो बैट नहीं उठाएगा। तो अब बताओ इस कंडीशन के साथ आ रहा है वो, अब वो रेड बॉल उठा लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/6 है ना, वो बैट का कोई काम ही नहीं, बैट तो उठाएगा ही नहीं ना, वो तो अब 6 में से ही सिलेक्ट करने वाला है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड बॉल को उठाएगा, क्योंकि वो बैट को नहीं उठाएगा। मान लीजिए 1 से लेकर के 100 रोल नंबर, 1 से लेकर 100 रोल नंबर तक के बच्चों का इंटरव्यू चल रहा है जॉब के लिए, और एग्जामिनर ने एग्जामिनर को अगर मान लो रैंडम सेलेक्ट करना हो 1 से लेके 100 तक के बच्चों में, जैसे मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके जो है 100 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, या एक लाइन में खड़े हुए, मान लीजिए 100 बच्चे एक लाइन में 1 2 3 4 रोल नंबर के हिसाब से खड़े हुए हैं। ठीक है, अटेंडम किसी एक को सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पर्टिकुलर एक बच्चे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर 100 बच्चे हैं और अटेंडम एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो पहले वाले बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/100। या कोई मैं कह रहा हूं कि मैं अटेंडम किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, तो पहला वाला बच्चा क्या सोचेगा कि सर मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, तो भाई 1/100 प्रोबेबिलिटी है ना,
क्लास में 100 बच्चे हैं, रैंडम में किसी एक को सिलेक्ट करूंगा तो हर बच्चा सोचेगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/100 की मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है पर मैं सिलेक्ट करूंगा तो बच्चे के मन में तो ये आएगा ना कि 1/100 प्रोबेबिलिटी है कि मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ क्लास में 100 बच्चे हैं, रोल नंबर के हिसाब से बैठे हुए हैं 1 से लेके 100 तक, और मैंने एक कंडीशन बता दी कि भाई अंतिम के जो रोल नंबर वो जो 51 से लेके 100 तक हैं, लास्ट के जो 50 बच्चे हैं रोल नंबर के हिसाब से, मैं उनमें से किसी को नहीं सिलेक्ट करूंगा। मैंने ये कंडीशन बता दी। तो अब बताओ पहला वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला वाला बच्चा क्या सोचेगा? अब तो वो सोचेगा ना कि लास्ट के 50 बच्चे तो गए कंपटीशन से बाहर, अब तो ये 50 बचे ना, अब ये 50 में से पर्टिकुलर किसी एक बच्चे को सिलेक्ट कर लूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/50 हो जाएगी। उस बच्चे के मन में आएगा कि मुझे सर सिलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/50 है। समझ में आ रही बात? तो जब कंडीशन लगती है, जब मैंने कहा कि अंतिम के 50 बच्चों को नहीं सिलेक्ट करूंगा तो सैंपल स्पेस छोटा हो गया। जब कंडीशन लगती है तो सैंपल स्पेस छोटा हो जाता है। इसको दिमाग में बैठाओ। जब वो बच्चा आ रहा था, बॉल और बैट थे और उसने मन में कंडीशन बनाया कि बैट को नहीं सेलेक्ट करेगा, तो सैंपल स्पेस में वो 7 नहीं रह गया, सैंपल स्पेस में वो 6 बॉल्स रह गई बस। ठीक है, जब हम कंडीशन बनाते हैं तो कंडीशन के अंदर जो चीजें आती हैं वही तो सैंपल स्पेस हमारा बनाएंगी। ठीक है, तो जब भी कंडीशन लगती है तो सैंपल स्पेस तुरंत छोटा हो जाता है। समझ में आ रही बात बच्चों? तो देखो, जैसे मान लो किसी ने कहा कि a dice is thrown, what is the probability of getting a number divisible by 3 if the condition is that only even number will come up। ठीक है, एक डाइस फेंका गया, ठीक है, a dice is thrown, या what is the probability of getting a number, इसमें मैं तुम लोग को ऑब्लिक लिखना सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, what is the probability of getting a number divisible by 3 if the condition is that only even number will come up, come up। ठीक है, will come up in a throw of a dice, ठीक है, थ्रो ऑफ अ डाइस। देखो बच्चों, इसका आप लोग आंसर तो तुरंत निकाल दोगे, ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम लोग ऑब्लिक वगैरह हर चीज लिखना समझ जाओ कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जब नोटेशन के साथ क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को समझना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, what is the probability of getting a number divisible by 3 if the condition is that only even number will come up in a throw of a dice। ठीक है, तो देखो तुमसे कहा जा रहा है 3 से डिविजिबल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक डाइस को फेंका, a dice is thrown, what is the probability of getting a number divisible by 3? तो 3 से डिविजिबल नंबर आ जाए, इसके लिए कहा जा रहा है। तो देखो, अब यहां पर जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको 3, उसको हमेशा ए से रिप्रेजेंट करना। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, ये हैबिट में ले आइए कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसको कैपिटल ए कहेंगे, और जो चीज श्योर होगा उसको हम कैपिटल बी कहेंगे। और श्योर क्या हो रहा है? 2, 4, 6 हो रहा है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है एक डाइस को फेंका गया, इवन नंबर ही सिर्फ आएगा, मतलब 135 नहीं आएगा। अब 135 जब नहीं आएगा, 2, 4, 6 ही आएगा, तो सैंपल स्पेस तो ये हो गया ना। पर मन में आता है कि सर एक डाइस को फेंका और 135 क्यों नहीं आएगा? अरे नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एग्जामिनर कह रहा है कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, एग्जामिनर ने जो कह दिया उसको 100% फॉलो करोगे। एग्जामिनर ने कह दिया ना कि ऑड नंबर नहीं आएगा, सिर्फ इवन नंबर ही आएगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। जो कंडीशन हो उसमें कभी क्लेम मत करना। मैंने कहा कि 100 बच्चों में से लास्ट के 50 बच्चों में मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, तो तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो सर आप क्यों नहीं सिलेक्ट करोगे। अरे जो कंडीशन में मैं, जिस कंडीशन में मैं चाह रहा हूं उस कंडीशन में आप सॉल्व करिए, तभी बात, और इसका एप्लीकेशन है बाद में। इन सब बातों का फर्क पड़ेगा बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स में। प्रैक्टिकली आप लोग देखोगे कि रिसर्च में, कंपनीज वगैरह के रिसर्च में कि प्रॉफिट हुआ
क्या प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट हो गया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिमांड ज्यादा थी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां के वर्कर ने ज्यादा काम किया, या क्या प्रोबेबिलिटी थी कि क्वालिटी बहुत अच्छी। बहुत तरह तरह की चीजों की एनालिसिस होती रहती है यार। तो अभी हम लोग को समझना है बाकी सारी चीजों को ना, तो इस तरह से कंडीशन, जो कंडीशन कह दिया जाए उसको आप 100% फॉलो करेंगे। जब कह दिया कि डाइस को फेंका गया, इवन नंबर ही आएगा, यही आएगा, इवन ही आएगा, तो उसको बी कह दो, यही सैंपल स्पेस है, बस इसके आगे दुनिया तुम्हारी खत्म। सैंपल स्पेस की, सैंपल स्पेस सिर्फ 2, 4 एंड 6, बस इवन नंबर विल कम अप, बस बात खत्म। अब तुमसे कहा जाए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 से डिविजिबल नंबर की, 3 और 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अरे यार 2, 4, 6 में 3 और 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो 3 का क्या काम, सोचो सोचो। देखो लिखना ऐसे ही है, जिसकी जो चीज कहा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, उसको आप पूरा लिख दिया करो, ठीक है, जो है। और जो होना है श्योर, असलियत ये है, बी जो है हमेशा रियलिटी होगी, ठीक है। तो बी जो है 2, 4, 6 इसी में से होना है। वास्तव में मैं बताऊं तुम लोगों को, हम लोगों को सिर्फ ना 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2, 4, 6 में 3, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या मतलब हुआ यार, 2, 4, 6 ही आएगा, 3, 6 की प्रोबेबिलिटी, अरे 3 आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2, 4, 6 में 3 है ही नहीं है। तो वास्तव में हमें सिर्फ 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है इसमें। 2, 4, 6 में 3 से डिविजिबल नंबर कौन है, 6 ही तो है। 2, 4, 6 आने वाले हैं और 3 से डिविजिबल नंबर आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 3 से डिविजिबल नंबर अवेलेबल कौन सा है, 3, 6 ही तो है। तो आप क्या करोगे, इस असलियत के साथ इसका कॉमन ले लोगे, इस असलियत के साथ इसका कॉमन ले लोगे, तो पता चल जाएगा कि सिर्फ 6 की असलियत यही है। हमें भैया 2, 4, 6 में 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझिएगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। देखो यहां पर आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यही तो करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्टली भी जान रहे थे, पर ऐसा मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा ताकि तुम ए ऑब्लिक बी का मतलब समझ सको। बच्चों ध्यान देना, ये इसके लिए मैंने ये कराया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब बी, इसमें नीचे कौन है, बी नीचे है, इसमें आधार कौन है, बी है, बेस कौन है, बी है, मतलब ये कंडीशन श्योर होगी। इसके बारे में एग्जामिनर ने फोकस कर दिया है। कोई बात ऐसी है, इवेंट या बात एक ही बात हुई ना, तो कोई बात ऐसी है जो श्योर है, तो ये श्योर, जो जिस चीज की श्योरिटी है वो नीचे, आधार नीचे रखा है, ये कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। ए ऑब्लिक बी का मतलब बी एक बेस है, ठीक है। तो ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या है, बी बेस है, बी श्योर होगा, और बी के श्योर होने पर ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या हुआ, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी श्योर होगा। और इसको जानते हो क्या बोला जाता है, पी ए ऑब्लिक बी को क्या लिखा बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको ये बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए गिवन बी का मतलब क्या हुआ, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन बी। गिवन बी का मतलब क्या, मतलब बी कोई चीज है वो होगी ही होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी, ठीक है। तो गिवन बी मतलब ये दिया हुआ है, इसके दिए होने पर ए की प्रोबेबिलिटी निकालो। ये हो रहा है तब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये हो ही रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। 3 का कोई काम नहीं, कॉमन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो फेवरेबल है उसको देखो, रियलिटी में फेवरेबल कौन है। 2, 4, 6 में 3 से डिविजिबल नंबर सिर्फ एक ही था, वो 6 था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 1/3 हो गया, ठीक है। 2, 4, 6 में वास्तव में 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा, इसको वेन डायग्राम से देखो कैसे समझते हैं। अब इसका भी काम बहुत पड़ने वाला है। देखो, इसको ए कहा, इसको बी कहा, इसको 6, इसको 3, इसको 2, 4, 1, 3 ऐसा लिख देंगे। 1 क्या, 3, 6, 2, 4 और यहां पे 1 और 5 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये डायग्राम समझ में आ रहा है। ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, जब बी घटना श्योर घट रही थी, तो जब बी श्योर हो रहा है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालना, तो इसका क्या काम, जब ये इतना ही सैंपल स्पेस है तो इसका क्या काम, जब इतनी ही घटना घट रही है, इसके कितने 3 एलिमेंट ना, बी में कितने एलिमेंट 3, और ए का कौन सा पार्ट बी के अंदर फंस जा रहा है, वो 6 फंस जा रहा है, 6 आ जा रहा है। 2, 4, 6 में ए का कौन सा पार्ट है, 6 एन इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन, ए और बी दोनों कॉमन 6, तो 1 और 6 की संख्या एक ही है, तो 1/3। समझ में आ रही बात। देखो होता क्या है, ये श्योर हो रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वास्तव में इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि इससे अब कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। इतना श्योर हो रहा है तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, तो
तो ये सैंपल स्पेस हमेशा नीचे आएगा, जो घटना श्योर घट रही है उसको हम नीचे लिखेंगे और कहा जा रहा फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। अरे इससे क्या मतलब, हमें सिर्फ इतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ये अपॉन टोटल। समझ में आ रही बात, ये अपॉन टोटल ऐसे करना है। तो जब भी दिया रहेगा ये दिया हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वास्तव में ये अपॉन टोटल ऐसे करेंगे, इंटरसेक्शन वाला अपॉन टोटल जो श्योर हो रहा है। तो ये है तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी बोलते हैं। कोई बात है वो गिवन है, अब उसके अंदर एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझ में आ रही बात बच्चों? चलिए, तो ये हो गया ए ऑब्लिक बी, लिखने का ढंग समझ में आ गया। ए ऑब्लिक बी कैसे लिखा जाता है, क्या मतलब निकलता है, पहला काम हमने ए ऑब्लिक बी को समझा। ठीक है, अच्छा इसमें देखो आता है एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जब समझ लोगे तभी तुम लोग बेस थ्योरम को समझ पाओगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूं, और वो एग्जांपल तुम्हारे लिए मैं ले रहा हूं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास 2 बैग है। ठीक है, क्वेश्चन में मैं ऐसे बना दे रहा हूं, लेट वी हैव 2 बैग्स ए एंड बी। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, लेट वी हैव 2 बैग्स ए एंड बी। देखो ए ऑब्लिक बी लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं उस नोटेशन का, उसको भी देखेंगे, और अलग जो थ्योरम है उसको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, लेट वी हैव 2 बैग्स ए एंड बी हैविंग 2 वाइट 3 ब्लैक, ठीक है, 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, अच्छा लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो लेट वी हैव 2 बैग्स ए एंड बी हैविंग 2 वाइट 3 ब्लैक and 4 white 5 black balls respectively. One bag is selected at random and then a ball is drawn from it. पहले एक बैग को लिए सेलेक्ट किया गया, फिर उसमें से एक बॉल निकाली गई। ठीक है, a bag is selected at random and then a ball is drawn from it. जैसे हमारे पास बैग ए और बैग बी रखे हुए हैं, उसमें बॉल रखी हुई है 2 white 3 black 4 white 5 black। पहले बैग को सिलेक्ट करना है, अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। ठीक है, इसमें 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, पहले बैग सिलेक्ट करो, फिर उसमें से एक बॉल निकालो। ठीक है, और क्वेश्चन ये, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्रॉन बॉल इज वाइट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉल है ये वाइट है। तो मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूं, लेट वी हैव 2 बैग्स, लेट देयर आर 2 बैग्स ए एंड बी हैविंग 2 वाइट, 3 ब्लैक एंड 4 वाइट, 5 ब्लैक बॉल्स रिस्पेक्टिवली। अ बैग इज selected at random and then a ball is drawn from it. What is the probability that this drawn ball is white? तो आप बता सकते हो कि इसमें जो है यहां से व्हाइट बॉल निकल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? कोई भी कहेगा 2/5 है सर, कोई भी कहेगा 2/5 है, हाँ 2/5 है, मगर गलत है। अच्छा पहले वाले बैग से, अच्छा 2 व्हाइट और 3 ब्लैक है, तो तुम्हें क्या लगता है 2 व्हाइट और 3 ब्लैक है तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/5। हाँ अक्सर तो ऐसे ही करते रहते हो, मगर इस एक्सपेरिमेंट को भी देखो ना। एट रैंडम एक बैग को सिलेक्ट किया, एट रैंडम एक बैग को सिलेक्ट किया, तब उसमें से एक बॉल निकाली गई। ठीक है, तो वास्तव में इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 2/5 है। समझिए मेरी बात, 1/2 इंटू 2/5 ये है। कैसे? अरे बैग सिलेक्ट करना है, बैग एट रैंडम बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। जानते हो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन खाली एक समझ लो, उसके बाद में मैं सारा चीज एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा दूंगा तुम्हारे। देखो इसमें 2 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, 2 एक्सपेरिमेंट क्या था? पहले बैग को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से बॉल निकालनी है। तो बैग सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से बॉल निकालनी है। ठीक है, तो बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसमें से व्हाइट बॉल निकाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5। ठीक है, अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे क्लास में 100 बच्चे जैसे मान लो बैठे हुए हैं, और मैंने एक गेम के लिए कहा, मैंने कहा कि देखो एट रैंडम एक बच्चे को मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर उससे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर वो सही आंसर बता देगा तो उसको एक बुक प्राइज मिल जाएगी। ठीक है, तो 100 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी खेल स्टार्ट नहीं हुआ है, और मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा कि एक बच्चा आंसर बता लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 1/5 है। ठीक
ठीक है। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, मान लो सबका ब्रेन का लेवल एक ही है, सब लोग समान जो है तरीके से इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई में, सबकी है ना। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है कि वो आंसर बता लेगा। अब ये बताओ, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, अटेंडम अभी मैंने किसी को सेलेक्ट नहीं किया है। अब ये बताओ 100 बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, अटेंडम एक बच्चे को सेलेक्ट करूंगा, फिर उससे क्वेश्चन पूछूंगा और क्वेश्चन ऐसा होगा कि बताने की प्रोबेबिलिटी बच्चे की 1/5 होगी। इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो अब ये बताओ, पहला वाला बच्चा सोच रहा है कि आज मैं प्राइज जीत के जाऊंगा, इसका क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो तुम कहोगे अरे सर 1/5, या वो ये सोचेगा 1/5, अरे बेवकूफ है वो 1/5, अरे वो सेलेक्ट होगा तब ना 1/5 का काम आएगा। इसकी सही प्रोबेबिलिटी ये है, समझो। अरे पहले सेलेक्ट तो हो जाए, समझने की कोशिश करो, पहले सेलेक्ट तो हो, सेलेक्ट होगा तभी तो वो जो आंसर बताएगा उसकी सही में प्रोबेबिलिटी 1/500 है। अरे वो सेलेक्ट भी तो हो जाए, पहले मैं 100 को देख रहा हूं, पहले मैं किसको सिलेक्ट करूं, किसको सिलेक्ट करूं। अरे तो पहला वाला बच्चा सोच रहा है अरे पहले सर मुझे सिलेक्ट तो कर ले प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा सोचेगा ना मन में। तो भाई 1/100 का फर्क तो यही आ गया ना, पहले मैं उसको सेलेक्ट तो करूं और फिर उसके बाद वो आंसर भी दे ले। भाई दो काम एक साथ हो जाए, एक दो भाग एक काम कर जाए, एक तो वो सिलेक्ट हो जाए ऊपर से वो आंसर बता ले, तो ठीक है। तो 1/100 इंटू 1/5 सीधा। तो पहले सेलेक्ट तो हो तब ना उसमें से व्हाइट बॉल आएगी, कि ऐसे ही व्हाइट बॉल नाच क्या नहीं लगेगी, ठीक है। अरे बच्चा मान लो 1000 बच्चे बैठे हुए हैं कहीं पर, 1000 लोगों में से अटेंडम किसी एक को सेट करके क्वेश्चन पूछना है। अरे 1/1000 इंटू 1/5 हो जाएगा, अगर 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर सही से बता देगा तो, ठीक है। अटेंडम एक बच्चे को सेलेक्ट करना है, फिर उससे क्वेश्चन पूछना है, 1000 लोग हैं और अटेंडम एक बच्चे को सिलेक्ट करके उससे क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो है 1/5 प्रोबेबिलिटी है। तो वास्तव में किसी भी बच्चे को ये सोचना चाहिए कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/1000 इंटू 1/5 है कि वो आज प्राइज या उस समय वो प्राइज जीत करके ले जाएगा, ठीक है। तो पहले वो बैग सिलेक्ट हो जाए, फिर उसमें से व्हाइट बॉल आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे कुछ नहीं लिख रहा हूं। अब बताओ इसी तरह से बैग बी से व्हाइट बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 इंटू 4/9। अच्छी बात है, हो गया। तो इन दोनों को बताओ अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि कुछ और करना पड़ेगा? तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम लोग प्लस करते हैं, यही होता है इसके अंदर। तो देखो अटेंडम एक बैग को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से एक बॉल निकालनी है, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट बॉल है? अटेंडम एक बैग को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से एक बॉल निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल व्हाइट होगी? तो बैग नंबर ए सिलेक्ट हो जाए, पहला वाला बैग सिलेक्ट हो जाए, फिर उसमें से व्हाइट बॉल निकल आए, फिर बैग बी सिलेक्ट हो जाए। मतलब ये तो 50% में काम चल रहा है ना, 1/2 चांस है कि भैया ठीक है बैग ए सिलेक्ट होगा, और भी तो चांस है कि 1/2 की बैग बी सिलेक्ट होगा। तो मेन बात ये, अब देखो ये तुम लोग समझ में आ गया। अब तुम इसके पहले वाली लाइन को समझ लो। देखो मैंने पहले ये लिखा, अब मैं ये लिखने जा रहा हूं। इसको अगर तुम लोग समझ लिए ना तो समझ लो मेरा मैक्सिमम काम हो गया इस लेक्चर का। देखो इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, अब इसको समझो बच्चों, सॉरी राइट ऑब्लिक, ये आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? इसको समझिए, ये क्या लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है? देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले बैग ए सिलेक्ट हो और फिर बैग ए सिलेक्ट होने पर W/A का मतलब क्या हुआ कि कोई बात है जो हो गई है, कोई बात ए है जो हो गया है। तो ए बैग सिलेक्ट हो गया है। तो अब ये आप लोग समझिए क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। देखो प्रोबेबिलिटी ए, बैग ए सिलेक्ट हो और फिर उसमें से व्हाइट बॉल आ जाए, तो बैग ए में से व्हाइट बॉल आ जाए 2/5, ठीक है। और फिर बैग बी सिलेक्ट हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, पहले तो वहां पहुंचे 1/2 प्रोबेबिलिटी, और दो ही बैग थे इसलिए 1/2 हो गया। अगर 3 बैग होते तो 1/3 हो जाता है, 1/2। और फिर बैग बी में से व्हाइट बॉल निकल आए तो 4/9, ऐसे हमें सेट करना है, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया। अच्छा चलो अब मैं इसको 3 बैग्स में करता हूं, अब ये आप लोग अपने मन से कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब बताओ, लेट वी हैव 3 बैग्स ABC, ठीक है। लेट वी हैव 3 बैग्स ABC हैविंग, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। हैविंग सपोज दैट 3 वाइट 4 ब्लैक, और यहाँ पे 4 वाइट 5 ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पर देता हूँ 1 वाइट एंड यहाँ पर देता हूँ
8 या चलो 7 ब्लैक बॉल, ठीक है, 7 ब्लैक, ठीक है, ये बैग ए है, ये बैग बी है और ये बैग सी है. लेट वी हैव 3 बैग्स ए बी सी हैविंग दिस बॉल रिस्पेक्टिवली, ठीक है. वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम. क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का पार्ट है जो चल रहा है इसमें, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, या अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्रॉन बॉल इज व्हाइट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बॉल निकाली गई है व्हाइट होगी, ठीक है. वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस ड्रॉन बॉल इज व्हाइट? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? पहले देखो 3 बैग है तो पहले बैग तक पहुंचने के लिए तो 1/3 1/3 1/3 कर दो ना भाई. 3 बैग हैं, अरे 3 बैग रखे हुए हैं, एक बैग यहाँ, एक बैग यहाँ, एक बैग यहाँ. चलो किसको सिलेक्ट करूं, किसको सिलेक्ट करूं, तो सारे बैग 1/3 1/3 पहले बैग तक पहुंचे 1/3 प्रोबेबिलिटी. तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो बच्चों, मुझे मजा आ जाएगा. 1/3 इंटू 3/7, ये समझ में आ रहा है? ये मैंने कैसे लिखा? अरे पहले बैग ए सिलेक्ट तो हो तब उसमें से वाइट बॉल आए ना, तब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है. दूसरा 1/3 इंटू 4/9, अरे 4/9 टोटल कितना है? 4 + 5 कितना होता है? 9 होता है ना, ठीक है. 4/9. तीसरा कितना होगा? बोलो जल्दी से, तुम लोग अपने मन से बोलो ना. हाँ कितना होगा बच्चों? 1/3 इंटू 1/8 होगा. हो गया, ये प्रोबेबिलिटी है. और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी वाइट ऑब्लिक ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ऑब्लिक बी, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट ऑब्लिक सी. समझ में आ रही बात? इतना सिंपल सा है यार, लिखने का ढंग समझा रहा हूं. ए बैग में से ही वाइट है, इसका मतलब ये है, ये वाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये टोटल में है, टोटल. और ये क्या मतलब? बैग ए में से ही वाइट आए तो बैग ए में से भी वाइट बॉल आ सकती है, बैग बी में से भी वाइट बॉल आ सकती है, बैग सी में से भी वाइट बॉल आ सकती है. तो इन सब बातों को आपस में मिलाना ही सीखना है हम लोग को इसमें, ठीक है. टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, सोचो इसमें सबको प्लस करना पड़ रहा है, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है. तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया. और इसी के बाद जरा सा चेंज कर देंगे वो बेस थ्योरम हो जाएगा. बेस थ्योरम में समझ लो 90% पार्ट ये जिसको ये समझ में आएगा वो बेस थ्योरम उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है. अच्छा चलो ये हो गया. अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब उसको जल्दी से सोचो. अच्छा देखो, लेट वी हैव 2 कॉइन्स, ठीक है. लेट वी हैव 2 कॉइन्स ए एंड बी, ठीक है. लेट वी हैव 2 कॉइन्स ए एंड बी. मैं उसको ऐसे बना दे रहा हूं, ए एंड बी. लेट वी हैव 2 कॉइन्स ए एंड बी, ठीक है. A is fair and B is biased. Biased का मतलब टेढ़ा मेढ़ा सिक्का यार. अरे सिक्का एकदम फ्लैट है, एकदम आइडियल टाइप का, तो 50-50% चांस होता है ना हेड और टेल आने का. तो A is fair, B is biased. B टेढ़ा मेढ़ा सिक्का है. The probabilities of heads are 1/2 and मान लो 3/4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है. अरे भाई जो फेयर कॉइन होगा, जो अच्छा वाला कॉइन होगा, उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी. पर जो खराब कॉइन है, जो बायस्ड कॉइन है, बायस्ड मतलब पर्टिकुलर एक तरफ झुका हुआ टेढ़ा मेढ़ा सिक्का, खोटा सिक्का, ठीक है. तो जो कॉइन बी है वो बायस्ड है, तो उस पर हेड की प्रोबेबिलिटी वो 3/4 हो गई है. थोड़ा अजीब सा ऐसा हो गया है, ठीक है. तो कुछ ऐसा है, ठीक है. तो जो है कॉइन ए पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, कॉइन बी पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, ठीक है. ऐसा दिया हुआ है. Let we have 2 coins A and B. A is fair, B is biased. The probabilities of heads are 1/2 and 3/4 respectively. A coin is selected at random and then it is tossed once. A coin is selected at random and then it is tossed once. Correct? What is the probability that head will occur? क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? 2 कॉइन रखे हुए हैं एट रैंडम में, एक को सेट लेके सोकल लेके सोकल ले, किसी एक को सेट करना है, फिर उसका एक बार टॉस करना है. क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड मिलेगा? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? तो बच्चों इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग बताओ? 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3/4. अगर समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है. हेड की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यही तो हो जाएगी ना.
और इसको लिखो कैसे, इसको लिखने का ढंग क्या है? अरे सोचो, बस खाली जरा सा लिखने का ढंग नहीं पता होता है बच्चों को और बच्चे पगलाए रहते हैं इसमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑब्लिक ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑब्लिक बी। इस समझ में आ रहा है? अरे यार पहले कॉइन ए सिलेक्ट हो जाए, ए के सिलेक्ट होने पर हेड आ जाए यार, क्या दिमाग तुम लोग जो है टेंशन में ले रहे हो यार, और ले कौन रहा है? कोई नहीं टेंशन में, तुम लोग समझ में आ रहा है, मुझे पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉइन सिलेक्ट हो जाए, पहले कॉइन ए सिलेक्ट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ए कॉइन में हेड आ जाए, ए कॉइन से हेड आ जाए, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉइन सिलेक्ट हो जाए 1/2 प्रोबेबिलिटी, बी कॉइन के सिलेक्ट होने पर हेड आ जाए 3/4 प्रोबेबिलिटी। सिंपल, लिखने का तरीका ही तो इसमें सेट करना है। जिसको लिखने का तरीका समझ में आ गया उसको सब कुछ समझ में आ गया, समझ लो, ठीक है। अच्छा चलो ये बताओ, अगर यहाँ पे 3 कॉइन्स कर दे तो 3 कॉइन्स हो जाए, क्या टेंशन है, ठीक है। लेट वी हैव 3 कॉइन्स ए बी सी, लेट वी हैव 3 कॉइन्स ए बी सी, ए इज फेयर, बी एंड सी आर बायस्ड, ठीक है। इसमें ए अच्छा कॉइन है, ए जो है फेयर कॉइन है, बी और सी टेढ़े मेढ़े सिक्के हैं, ठीक है। ए इज फेयर, बी एंड सी आर बायस्ड, ठीक है। ए सही है और बी और सी टेढ़े मेढ़े सिक्के हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हेड्स आर 1/2, 1/3 एंड मान लो 3/4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन में तो 1/2 होगी, ठीक है, दिया हो ना दिया हो, तो आप लोग इसको जो है अपने आप 1/2 मानो। वैसे जब बायस्ड कहता है तो उसके साथ साथ वो फेयर के कॉइन के भी लिख देते हैं, अगर मालूम नहीं लिखते हैं तो 1/2 अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फेयर कॉइन है ना, तो फेयर कॉइन है मतलब टेढ़ा मेढ़ा सिक्का तो है नहीं, ठीक है। जब टेढ़ा मेढ़ा सिक्का नहीं है तो उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी तो सेम हो जाएगी ना, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। हाँ, तो मैं फिर से क्वेश्चन को रीड कर दे रहा हूं, देखो। लेट वी हैव 3 कॉइन्स ए बी सी, ए इज फेयर, बी एंड सी आर बायस्ड। The probabilities of heads are 1/2, 1/3, 3/4 respectively, ठीक है। A coin is selected at random, ठीक है, and then it is tossed once. A coin is selected at random and then it is tossed once. What is the probability of getting head? तो बच्चों अपने मन से सोचो, अगर ये सोच लिया तो समझ लो मजा आ गया। कितना होगा? 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/3 प्लस तीसरा वाला सिलेक्ट करो, तीसरे वाले को टॉस करो, पहला वाला सिलेक्ट करो, पहले वाले को टॉस करो, दूसरे वाले को सिलेक्ट करो, दूसरे वाले को टॉस करो, तीसरे वाले को सिलेक्ट करो, तीसरे वाले को टॉस करो, बात खत्म हो गया। और इसको लिखने का तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑब्लिक ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑब्लिक बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑब्लिक सी, हो गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, कितना सिंपल है यार। अभी जब तो बेस थ्योरम में इसमें एक नीचे हो जाएगा एक ऊपर हो जाएगा, बेस थ्योरम खत्म, और उसी तरह एग्जांपल्स में लगाते चले जाओ, हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये जो कंडीशन वाला चीज होता है ना, ये जो पार्ट है ना, सबसे मजेदार पार्ट ये मैं मजेदार बोल रहा हूं अब, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्लिक लिखना मैंने सिखाया तुम लोगों को, तो ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, पहले कॉइन ए सिलेक्ट हो, फिर ए के सिलेक्ट होने के बाद उस पे से हेड आ जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिलेक्ट हो, बी कॉइन सिलेक्ट हो, बी से कॉइन से हेड आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉइन सिलेक्ट हो और सी कॉइन सिलेक्ट होने पर उसमें से हेड आ जाए 3/4। इस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है इसको समझाने के लिए। देखो इसमें है, अ मैन स्पीक ट्रुथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स। अ मैन स्पीक ट्रुथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, अगर एक आदमी है 3 बार सच बोलता है और 4 बार में 3 बार सच बोलता है, तो किसी पर्टिकुलर टास्क पर वो सच ही बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी, ठीक है। अ मैन स्पीक ट्रुथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स, जब 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ट्रू बोलता है, वो 3/4 प्रोबेबिलिटी है, फॉल्स बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। समझिएगा अभी क्वेश्चन को, ठीक है। अ मैन स्पीक ट्रुथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स, ही थ्रोज अ डाइस, उसने एक डाइस फेंका। एक झूठे आदमी मतलब 4 बार में 3 बार सच बोलता है और 1 बार झूठी बोलता है। 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो सच बोलेगा, 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉल्स बोलेगा, ठीक है। अ मैन स्पीक ट्रुथ 3 टाइम्स
अ मैन स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स, ठीक है। ही थ्रोज अ डाइस, अच्छा उसने डाइस को फेंका तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सबसे कहेगा अरे 6 आया है, समझा रहे बात। तो क्वेश्चन क्या है, ही थ्रोज अ डाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिपोर्ट 6, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ये कहने वाला है कि 6 आया है। तो भाई अगर वो 6 आया है, ये कहने का 2 तरीका हुआ ना भाई। 6, अच्छा 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डाइस को फेंका, डाइस जो लूडो खेलते हो ना तुम लोग, खेलते थे मतलब, तो डाइस को फेंका तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो ये देखो एक तरीका तो ये है बढ़िया वाला, 6 आने के बाद वो सच बोल जाए यार, एक तरीका तो ये है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर सुनो, अ मैन स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 4 टाइम्स, ही थ्रोज अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिपोर्ट दैट इट इज 6, क्या प्रोबेबिलिटी वो ये कहेगा कि 6 आ गया, 6 आ गया। ऐसा कहने का 2 तरीका है, एक तो सच वाला तरीका है, 6 आने के बाद सच में सच बोल जाए, सच में सच बोल जाए, वाह वाह वेरी गुड ग्रेट। हाँ तो देखो ये जो है 6 आने के बाद डाइस पर 6 आ गया और उसने सच बोल दिया, ठीक है। एक और तरीका है झूठ झूठ वाला तरीका, डाइस पर 6 नहीं आया, ठीक है, और उसने झूठ बोल दिया, कह दिया कि 6 आया है, ठीक है। देखो भैया तुम कहोगे नहीं सर एक ही तरीका, तो ये तरीका सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, 2 तरीके हैं। एक तो 6 आने के बाद वो सच बोल जाए, और 6 नहीं आने पर, जो कि चांस ज्यादा है, 6 नहीं आना चांस ज्यादा है, 6 नहीं आने पर वो झूठ बोल जाए। वो कहेगा कि 6 आया है, 2 तरीके हैं, ध्यान दो। वो कहने वाला है, वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ये कहेगा कि 6 आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिपोर्ट 6, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो कहेगा कि 6 आया है। तो 2 तरीका है, एक तो सच बोल करके, एक झूठ बोल करके। झूठ कब बोलेगा, जब 6 नहीं आएगा तो झूठ बोलेगा, ठीक है। एक आदमी है तुम्हारे सामने, वो डाइस को फेंक रहा है और हम लोग ये अंदाजा लगा रहे कि वो ये बोलेगा, उसके वो डाइस को फेंका, अभी बोलेगा कि जो है क्या आया है। तो हम लोग मन में सोच रहे हैं ये आज अभी बोलने वाला है कि ये 6 आया है। तो हमारे पास 2 तरीका है, एक तो सच में 6 आया हो और वो सच बोल दे, एक तो ये सबसे अच्छा तरीका है, ये तो फेवरेट तरीका है, सच में आने पर 6 आने पर वो सच बोल दे कि हाँ 6 आया है, ठीक है। और एक भैया बेवकूफ बनाने का तरीका, भाई 6 नहीं आया और बेवकूफ बना रहा, मतलब झूठ बोल रहा है। 6 नहीं आया तो 6 नहीं आने के रिस्पेक्ट में झूठ बोलना, मतलब कहेगा 6 आया है। जब 6 नहीं आया और कह रहा 6 आया, मतलब झूठ बोल रहा है ना। अब तो 2 तरीके भैया, 2 तरीकों को बराबर सही से वेटेज दीजिएगा, ठीक है। तो 6 आने पर वो सही बोल जाए, 6 नहीं आने पर झूठ बोल जाए, ठीक है। तो आप इस तरह से सारी बातों को एनालिसिस करते हो और सबको ला करके जोड़ देते हो, ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी इसके बाद जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका जो एकदम बेसिक पार्ट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का मैं नेक्स्ट लेक्चर करूंगा, और जब बेस थ्योरम करूंगा तो इन सभी बातों को मैं जोड़ दूंगा, A/B और ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में क्या डिफरेंस आ जाता है, इन सबको कैसे यूज करना है, तो उन सबको मिला करके समझ लेंगे। और फिर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। और फिर जब तुम लोग पढ़ोगे बुक उठा करके, उसमें जो चीजें होंगी वो तुम लोगों को समझ में आएंगी, किस तरह से क्या क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब होता है, सबको अच्छे से फील करके आप लोग करोगे, ठीक है। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेस थ्योरम लेके मिलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों बाय बाय।